हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी ऑलराउंडर। मेरा नाम है गणेश सनी और मैं एएसओ एंड सीएसएस हूँ। आज का जो वीडियो है हमारा वो बेस्ड है मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी पे, जिसमें हम बेसिकली किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप जरूर सुन लो, वो ये है कि भाई आप लोग जो है खुद ही जज करते हो कि मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा रहता है बट एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं रह पाता। इसका आपको इस वीडियो में रीजन डेफिनेटली जानने को मिलेगा, समझ में आएगा कि यार ये सबसे बड़ा रीजन है जो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेक्शन वाइज किस तरह से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, ड्यूरिंग मॉक हमें किस तरह से अपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वगैरह रखने चाहिए कि मैं इस तरह से मॉक को अटेम्प्ट करूंगा या खराब जाएगा तो इस तरह से करूंगा। और अभी जब आप मॉक दे रहे हैं तो हमारा जो परसेंटाइल और रैंक आता है उसको किस तरह से जज करना चाहिए, किस तरह से हमें मॉक को ओवरऑल तरीका हमारा रहना चाहिए जिससे हमारा एग्जाम में स्कोर अच्छा रहे। क्या अभी हमारे मॉक में अच्छा स्कोर है, ये हमारा एग्जाम में अच्छा स्कोर रहेगा जरूरी है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे वीडियोज, बहुत अच्छी गाइडेंस और मेंटरशिप हमारे द्वारा मिलती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप रेगुलरली मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है, उसमें भी हम आपको जो है वो ऐड कर देते हैं। तो अगर आप रेगुलर रहेंगे और हमारी सच में हमारी एक अच्छी गाइडेंस चाहते हैं तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में जरूर आएँ। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मॉक टेस्ट को किस हिसाब से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए, बाद में कौन सा सेक्शन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि यार ये किस सेक्शन को पहले करना है बाद में करना है, ये इंडिविजुअल का फैसला होता है कि हाँ मेरे लिए ये बेस्ट हो सकता है, पहले मैं इंग्लिश कर लूँ तो मेरे लिए ये, या मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट कौन सा है उसको मैं इस तरह से, तो अपने हिसाब से आप अरेंज करने की कोशिश करो। बट अगर आपको लगता है कि आपने अपने हिसाब से कोशिश की है फिर भी अच्छे से नहीं हो पा रहा तो मेरा तरीका सुन सकते हो। मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, आप कर लो रीजनिंग। प्लान ए के बता रहा हूँ, आप रीजनिंग कर लो। रीजनिंग में मान लो आपको लगे 15 मिनट लग गए या 17 मिनट लग गए, मान लो 20 मिनट भी लग गए। अब आपको ये पता है कि जो दो बड़े टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है ना, प्री की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं मेंस की भी बात करेंगे बट प्री की बात करते हैं। सबसे पहले दो बड़े जो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है वो मेरे क्या है, रीजनिंग और मैथ्स हैं। 4 सब्जेक्ट आएंगे, उसमें से 2 ये हैं। अब मैंने कहा कि भाई मैंने रीजनिंग मान लो 18 मिनट में की, मान लो 18 मिनट में की तो मेरा एक बड़ा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैं 25 क्वेश्चन देख चुका हूँ। उसमें से मैंने जितने भी अटेम्प्ट किए वो ठीक है बट मैं देख चुका हूँ। तो 18 मिनट में मान लो आपका रीजनिंग जितने भी आपने देख लिए। उसके बाद मैं आप कह रहा हूँ यार एक सब्जेक्ट को 18 मिनट हो गए, तो अब मैं क्या कर ले आता हूँ, मैं जीके ले आता हूँ। जीके को मैं 4 मिनट में, क्योंकि देखो जीके में कुछ ऐसा नहीं है, आपको जो आएगा वो आएगा, जो नहीं आएगा उसमें ज़्यादा दिमाग लगा के और भी खराब कर दोगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आए वो अटेम्प्ट करो, जीके में जो ना आए वो स्किप करने हैं या आपको जो भी करना है उसको छोड़ो, ये मार्क फॉर रिव्यू करो। तो 4 मिनट में आप जीके कर लोगे, 18 + 4 22 मिनट, तो आपके 22 मिनट में 2 सब्जेक्ट हो गए। अब आपके दिमाग में रिलैक्स बनाया कि चलो अभी भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए। अब 22 मिनट में ये हो गए, अब आप रख सकते हो 10 मिनट इंग्लिश के लिए, तो 32 मिनट्स में आपके हो गए 3 सब्जेक्ट हो गए। अब मेरे पास 28 मिनट्स बचे हैं और मेरे पास 25 क्वेश्चन बचे हैं मैथ्स के। तो अब मैथ्स में आप सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं, उसके बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे जो मैथ्स में नहीं आते, और उसके बाद जो टाइम बचा उसमें वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो थोड़े बड़े हैं, लेंथी हैं, या जो आपको नहीं आते, उन पर आप अपना दिमाग लगा सकोगे। तो ये ओवरऑल टाइमिंग आपकी रहती है कि यार मैं वो किस तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन आपको दूंगा कि आपने जैसे मान लो एक मॉक कंप्लीट किया है, उसके बाद आपको डिसाइड देखना है कि भाई मेरे ये क्वेश्चन तो गलत हुए हैं, ये क्वेश्चन मेरे वो क्वेश्चन है जिनमें टाइम ज़्यादा लगा है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको दोबारा देखने, कभी भी ये मत करना कि केवल गलत देख रहे हो, कभी जिनमें ज़्यादा टाइम लगा है वो देख रहे हो। आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, फिर देखना है कि जो सही किए हैं उनमें कहीं कोई तुक्के से तो सही नहीं हो गया, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप सोच रहे थे ऐसा ये होना चाहिए और वो हो गया और सही हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो सारे क्वेश्चन को पहले गो थ्रू बोलो, उसमें छांटो कि अच्छा ये गलत है, ये वो है जिनमें ज़्यादा टाइम लग गया, और ये वो क्वेश्चन है जो मेरे तुक्के से सही हो गए। अब वो क्वेश्चन जो गलत हुए हैं और जिनमें जो है जो गलत हो गया, जो तुक्के से सही हो गए वो क्वेश्चन, प्लस जिनमें ज़्यादा टाइम लग गया, 1 मिनट से भी ऊपर लग गया, उन क्वेश्चंस को क्या करो एक कॉपी में लिख लो। मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से जीके और इंग्लिश और रीजनिंग में तो उतना ऐसा होगा नहीं, मैथ्स में ज़्यादातर ऐसा होगा। तो मैथ्स के मान लो 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, या 8 में हुआ है, या 15 में भी हुआ है, 10 में मान लो एवरेज, ऑन एन एवरेज मान लो 10 क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, तो लिख लो भाई 10 क्वेश्चन। जब नेक्स्ट मॉक दो तो उन 10 क्वेश्चन को पहले रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट मॉक दो, फिर वापस तीसरा मॉक दो, तो पहले दोनों टेस्ट में जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं उनको रिवाइज करो, फिर अगला दो। एक कॉपी बनाओ अपनी जिसमें आप टेस्ट के गलत क्वेश्चन या जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन आप नोट करो। ये कॉपी आपको काफ़ी हेल्प करेगी जब आपका एग्जाम हो रहा होगा ना, मान लो आपका एग्जाम है, अगले महीने एग्जाम आ गया, अब मुझे पता है यार मैं पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, बट अगर उस कॉपी में जो सब मैंने लिख रखा है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन मेरे को लग रहे थे यार मेरे को नहीं आता, गलत है, वो मैंने लिख रखे थे, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट था जो मेरे से मॉक अटेम्प्ट करने के टाइम में गलत हो रहा था, वो मैंने लिख रखा था। तो इस तरह से जो भी चीज़ें मैंने उस कॉपी में लिख रखी थी सारी वो हैं जो आपने 1 साल तक या 8 महीने तक या 6 महीने तक पढ़ने के बाद आपने मॉक दी और उसमें गलत हो गई। मतलब आपकी
जो गलतियां है ना उसकी कुंडली है वो मॉक टेस्ट वाली कॉपी। तो एग्जाम से पहले अगर आप उस कॉपी को रिवाइज करके चले जाते हो ना, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी सारी गलतियों को, अपनी सारी कमियां जितनी भी थी ना, उन सबको रिवाइज कर लिया। और एक अपनी कॉपी जरूर बनाओ मॉक टेस्ट की, उसको टाइमली रिवीजन भी करो, उसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसको रिवाइज भी करो, ताकि वो आपको काफ़ी हेल्प कर सके एट द एंड एग्जाम में। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान रखना। और जो भी गलत क्वेश्चन हुए हैं उनको ये देखो भाई वो गलत हुए हैं तो उसका शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो आप कहीं अपनी नोट्स में अगर कहीं उसका सॉल्यूशन दे रखा है तो वहाँ से देखो, या ग्रुप में डाल के पूछो। तो हर क्वेश्चन का शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन जरूर सर्च करो, जो भी आपके गलत हुए उनका, या जिनमें ज़्यादा टाइम लग गया उन क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियोज़ बनाने का। तो अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो ये बनेगा, और क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें खोल के बताना चाहता हूँ। आई वांट कि आपको सब चीज़ें पूरी डीप डाइव में पता चले कि यार मॉक टेस्ट देते टाइम में ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती है। तो आगे का जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा आप जरूर देखिएगा। दूसरी चीज़ को बात करते हैं कि मॉक टेस्ट को किस तरह से देना चाहिए। देखो, आपने कई लोगों को देखा होगा जिनका यहाँ स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, बट एग्जाम में जब गए तो उनका स्कोर क्यों गिर गया। उसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने जब मॉक दिया था ना, तब कभी सोचा ही नहीं था कि यार मैं एग्जाम में जब बैठूंगा तो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, या मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा नहीं करूंगा। उन्होंने सोचा यार घर पे हैं तो जो क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं आया लगा यार ये हो सकता है, लगा दिया, ये हो सकता है, अच्छा इनमें ये हो सकता है, ये लगा दिया, ठीक है हो सकता है। और वो हो भी गए या नहीं भी हुए। मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन ऐसे लगाए, अच्छा ये हो सकता है कि बेस पे लगा दिया, और आपके सही या गलत में से 6 सही आ गए, 4 गलत आ गए, तो आपने मॉक टेस्ट इस तरह से अटेम्प्ट किया। बट जब आप रियल एग्जाम में गए तो आपने क्या किया, अच्छा हो सकता है तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम है, मेरा सिलेक्शन यहीं से, मेरी रैंक यहीं से डिसाइड होगी, मेरी पोस्ट यहीं से डिसाइड होगी। तो एग्जाम में आप जाके वहाँ पे ये सब जो यहाँ कर रहे थे वो वहाँ नहीं किया, हुआ ना, दिक्कत हुई ना। आपने जैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे वैसे एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया है। मानते हो इस बात को? तो आप खुद ही, मैं और 2-3 पॉइंट बताता हूँ। एक पॉइंट ये देखो कि आप यहाँ अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन है कि भाई R 7 है, रेडियस 7 है, बताओ इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, अब मुझे पता है R 7 है, तो मुझे वैसे पता है कि 154 होगा एरिया, 154 होगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ तो मैं उसको, मुझे याद मैंने लगा दिया R 7 है, 154 होगा, ठीक है एरिया। बट जब मैं एग्जाम में जा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ अच्छा R 7 है, एरिया 154 ही होगा। बट नहीं, मैं इसको फिर भी निकाल के देखूंगा यार, क्या पता गलत हो गया, तो एग्जाम है। तो मैं 2πr लगा रहा हूँ, 2π/7 इंटू जो भी है वो कर रहा हूँ, उसके बाद 154 लगा रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चन मॉक टेस्ट में 10 सेकंड में किया करता था, 5 सेकंड में किया करता था, वो मैं एग्जाम में कब कितने सेकंड में कर रहा हूँ, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में। आया डिफरेंस? तीसरा टाइप सुनो, आप एग्जाम, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, आपके पास आया कि लाइक क्वेश्चन आ गया कि एरिया निकालना था, और एरिया और कुछ और निकालना था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, और वक्र पृष्ठ निकालना था, मतलब टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना था, और उनका सम करना था। अब जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने सोचा अच्छा इसमें यूनिट डिजिट लगाऊंगा तो यहाँ 7 आएगा, अच्छा इसमें यूनिट डिजिट लगाऊंगा यहाँ 6 आएगा, 7 और 6 13, मतलब यूनिट डिजिट 3 आनी चाहिए ऑप्शन में। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम मैंने 3 वाला कर दिया। जब मैं रियल एग्जाम में गया, मैंने क्या किया, अच्छा यार यूनिट डिजिट के बेस पे नहीं, मैं तो पूरा निकाल के देखूंगा, क्या पता गलत हो गया तो मेरा रिजल्ट और रैंक तो यहीं से डिसाइड हो रही है। तो मैंने एग्जाम में क्या किया, पूरा सॉल्व किया उसको। तो जो यहाँ मैं 1 मिनट में कर रहा था, या 40 सेकंड में कर रहा था, या 30 सेकंड में कर रहा था, वहाँ मैंने 3 मिनट में किया। ये डिफरेंस जो है ना मॉक टेस्ट और एग्जाम का, यही आपका सिलेक्शन खराब कर देता है। तो जो भी लोग सोचते हैं ना मेरा बेड लक है, या मैं मॉक टेस्ट में तो 170 ला रहा हूँ, 160 ला रहा हूँ, 150 ला रहा हूँ, या 140 प्लस ला रहा हूँ, बट एग्जाम में नहीं आ रहे, वो इसी वजह से नहीं आ रहे और नहीं आएंगे। अगर यही स्ट्रेटेजी आपकी रही इस साल भी, तो शायद इस साल भी वही हाल होगा जो पिछले साल हुआ है। थोड़ा सा सीरियस आपको लग रहा होगा, बट दिस इज द ट्रूथ, है ना, यही ट्रूथ है और यही दिक्कत है। तो अपने आप को क्या करना है, मॉक टेस्ट इस बार आपको सुधार लेना है अपनी स्ट्रेटेजी को। अपने स्ट्रेटेजी को इस वीडियो सुनने के बाद में बनाना, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ कि यार मैंने जो बातें कही उनको इनकॉर्पोरेट करो, कि क्या आप सच में ऐसा करते हो, तो आपको क्या चेंज कर सकते हो। अब देखो, अब जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पहले बात तो टाइमिंग के हिसाब से जाना कि अच्छा 60 मिनट है, 60 मिनट में ही मुझे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, बीच में पोज नहीं करना है। तो उसको पोज करने की जो आदत है वो रोक दो एक तो। दूसरी बात, आप जैसे यहाँ पहला सेक्शन जो अटेम्प्ट कर रहे हो, दूसरा जो अटेम्प्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से ही वहाँ भी वैसे ही करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी तरीके से ही अटेम्प्ट करो जैसे मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करते थे, उसी तरह से हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। अब देखो, तो इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जाम का जो मैंने पैटर्न फिक्स कर रखा है कि मैं एग्जाम में ऐसा करूंगा, वैसे ही मुझे मॉक टेस्ट में अभी से ही करना है। मैं जो भी 100, 150, 200 मॉक दूंगा वो मैं मॉक टेस्ट में उसी तरह से दूंगा जैसा मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
और वैसे ही मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा जैसा मैं सोच रहा हूँ एग्जाम में करूंगा। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है एग्जाम में सोच रहे हो 2πr को लिख के सोल्व करोगे तो यहीं भी वो से लिख के सोल्व करो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉक टेस्ट में कर रहे हो ना, आर का सीधा 154 बता रहे हो, तो उस पर ध्यान दो कि अच्छा मैं आर का 154 सीधा यहाँ बता रहा हूँ, अच्छा मैं 2πr और πr² का रेशियो जो है मैं इतना बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे याद है। तो उस पर फोकस करो और उस पर अपने जो भी चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजी रही है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, उस पर अडिग रहो। वहाँ जाके बदलना नहीं है। और वहाँ जाके कब नहीं बदलोगे? जब अभी से आप मॉक टेस्ट में ये थिंकिंग बना के रखोगे कि मुझे एग्जाम में भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ यूनिट डिजिट के बेस पे कर रहा हूँ तो मुझे यूनिट डिजिट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि एग्जाम में मुझे इस पर विश्वास रहे कि मैं यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बेस पे या जो मैंने चीजें याद कर रखी है उसके हिसाब से आंसर टिक कर रहा हूँ, तो मैं एग्जाम में भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ से मॉक टेस्ट से जाऊँ कि मैं एग्जाम में भी वैसे ही अटेम्प्ट करूँ। तो इस तरह से आपको मॉक टेस्ट में भी उसी तरीके से ही अपने मेथड्स को रखना है, अपने तरीकों को रखना है, जैसा आप सोचते हो कि मैं एग्जाम में कर लूंगा। अगर कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि भाई R11 है, बताओ कि या मान लो कि R14 है, बताओ कि क्षेत्रफल कितना होगा या 2πr कितनी होगी, रेडियस जो पैरामीटर वो कितना होगा। अब आपको पता है 2 × 22/7 × 22 में करूंगा या 14 करूंगा, तो मैं डायरेक्टली मन में ही माइंड में ही सोल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं मॉक टेस्ट में माइंड में कर रहा हूँ तो मैं एग्जाम में भी माइंड में करूंगा। अगर मैं मॉक टेस्ट में माइंड में नहीं कर रहा, यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ 2 × 22/7 × 14 और फिर यहाँ से 2πr मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है, कितना है 88 है मान लो। अब 88 आया, अब मैं मुझे यहाँ पता चल गया अच्छा मैंने 2πr से किया है, बट एग्जाम जब है तो एग्जाम में एक होता है वो जो मैंने पहले पॉइंट बताया था, वो तो था कि आप थोड़ा बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चल रहे हो और बहुत ज़्यादा ओवर केयरफुल जैसे मैं कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा केयरफुल हुए। अब यहाँ मैं दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ 2πr वाला, मैंने यहाँ पे सोल्व करके निकाला 2/22/7 × 14 और मेरे पास 88 आ गया। अब मैं एग्जाम में क्या सोच रहा हूँ कि यार नहीं, मेरे पास तो मुझे टाइम बचाना है, तो मैं एग्जाम में डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, अच्छा 2πr 2/22/14 माइंड में कर रहा हूँ, 2 × 22/7 × अच्छा 88 आ जाएगा, 88 लगा दिया। अब वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। क्यों हो सकती है? जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, वो क्यों हो गई है, क्यों हो सकती है? क्योंकि आपने जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो आप फॉर्मूला रख के कर रहे थे और यहाँ डायरेक्टली आप सोच रहे हो मैं माइंड में कर लूँ। तो आप अगर उसको माइंड में मॉक टेस्ट के टाइम में ही कर रहे होते ना, तो आपका यहाँ गलत नहीं होता, वो सिली मिस्टेक यहाँ नहीं होती। तो जो सिली मिस्टेक हम जिसको नाम दे देते हैं वो शायद हमारी लापरवाही होती है। वो सिली मिस्टेक बहुत बड़ी लापरवाही होती है हमारी। क्यों? क्योंकि आपने जैसे मॉक टेस्ट में आपने फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला लगा के सोल्व किया है, एग्जाम में सोच रहे हो यार मैं टाइम बचाना मुझे और मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, कर दिया। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मॉक टेस्ट में आपको जो तरीका लगाना है वही एग्जाम में लगाना है तो ही मॉक टेस्ट में उसको अपनाओ, अदरवाइज उसको मॉक टेस्ट में उस तरह से मत करो। आपको लगता है कि मैं एग्जाम में जाके तो अक्सर ही करने वाला हूँ, तो मॉक टेस्ट में ही उस क्वेश्चन को अक्स मान के ही करो। समझ रहे हो उस चीज़ को? और आपको लगता है कि मैं अगर एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड करने वाला हूं तो यहाँ भी फॉर्मूला लगा के करो, एग्जाम में ट्रिक लगा के करने वाला हूं तो यहाँ भी ट्रिक लगा के करो। ये मत करो कि मैं यहाँ तो ट्रिक लगा रहा हूँ, एग्जाम में मुझे विश्वास नहीं है अपने ट्रिक पे तो मैं वहाँ फॉर्मूला लगा के करने लग गया। वही तो चीज़ है, ये डिफरेंस मत लाओ एग्जाम और मॉक टेस्ट में। जैसे एग्जाम होना चाहिए वैसा ही मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो जो भी मॉक टेस्ट अब से आप दोगे उसको एग्जाम मान के दोगे और वैसे ही करोगे। और दूसरी चीज़, एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि यार कुछ चीज़ें माइंड में अभी से करना शुरू कर दो। हो सकता है आपके नंबर घटे, कुछ मॉक टेस्ट आने वाले मॉक टेस्ट में आपके नंबर 170 ना आए, 140 आए, 130 आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा जो टाइम है ना, ये अभी वाला, वो हमारा हाई मार्क्स लाने का नहीं है मॉक टेस्ट में, वो हमारा टाइम है कि हम एग्जाम में हाई मार्क्स ला सकें, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो अभी मेरे 170 ना भी आए, चाहे मेरे अभी आ रहे हैं, मान लो मेरे 170 आ रहे हैं, बट मैं कुछ इनोवेट करना चाहता हूँ, अपने स्कोर में कुछ बहुत इनोवेशन लाना चाहता हूँ कि मैं एग्जाम में बहुत परफेक्टली कर पाऊँ। 170 वाला हो सकता है एग्जाम में 140 पे आ जाए, बट अगर आप 140 पे आके अपने आप में ऐसे इंप्रूवमेंट्स कर लेते हो जो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड कर दे। जैसा कि अब भाई जैसा कि क्या हो सकता है सर बताओ तो सही, आप तो कह रहे हो कर दो, क्या कर दे? देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि भाई मेरे एग्जाम अभी मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे 170 नहीं लाने, मुझे अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं एग्जाम में 180 190 ला सकता हूँ। कैसे भाई? तो वो ऐसे कि मैं जब अभी मान लो मैं मॉक दे रहा हूँ 170 आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहा हूँ या मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बहुत सा लंबे लंबे मेथड कर रहा हूँ, अक्सर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ यार हो सकता है एग्जाम में कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाए या एक जगह फंस जाए, तो उस जगह हमारा टाइम काफ़ी काम आएगा। तो अभी मैं क्या करूँ, चीज़ों को माइंड में करना शुरू करूँ मॉक टेस्ट में। मैं जो मॉक टेस्ट में जब मैं मैथ्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो जो कैलकुलेशन है ना उसको मैं अपने माइंड में जितना भी करने लग जाऊँगा ना, हाँ हो सकता है आप शुरू के दिनों में जब मॉक टेस्ट दोगे, माइंड में कैलकुलेशन करोगे, गलतियाँ होगी, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, बट अगर आप एक मॉक टेस्ट में, 2 मॉक टेस्ट में, 50 मॉक टेस्ट में, 60 मॉक टेस्ट में सेम तरीका अपनाते हो कि माइंड में कैलकुलेशन करते हो, माइंड में कैलकुलेट करते हो, माइंड में सोचते हो कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए, ये हो सकता है, वो परफेक्टली लॉजिक लगा के कैलकुलेट करके माइंड में, तब तुक्का नहीं कह रहा मैं,
माइंड में कैलकुलेट करके कर रहे हो 50 मॉक टेस्ट में, 60 मॉक टेस्ट में, अल्टीमेटली एग्जाम में आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि आप सारी चीज़ें माइंड में कैलकुलेट करके ही करते आए थे मॉक टेस्ट में, और यहाँ भी माइंड में कैलकुलेट करके ही कर रहे हो। आपका टाइम बच रहा है। जो क्वेश्चन आप मिनटों में कर रहे हो ना अभी, और फिर 170 ला रहे हो, वो सेकंडों में करोगे और फिर वहाँ पे लाओगे आप 180। तो धीरे धीरे अभी हो सकता है 170 पे हो, बट टाइम अपने आप को इस तरह से डालो कि चाहे 140 भी आए, बट मुझे इनोवेट करना है अपने मेथड्स को। अगर मैं किसी क्वेश्चन में 1 मिनट दे रहा हूँ अभी, तो उसको मुझे 30 सेकंड में कैसे कर सकता हूँ वो सोचना है। अब 30 सेकंड करने के चक्कर में माइंड में मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, माइंड में सोचना पड़ेगा। हो सकता है मॉक टेस्ट में मेरा क्वेश्चन कुछ दिन तक गलत होता रहे, वो टाइप गलत होता रहे, बट धीरे धीरे मैंने उस पर काम किया, माइंड में ही अपने आप को रखा कि मैं अपने दिमाग पे विश्वास किया मैं कि यार मैं माइंड में कैलकुलेट करके ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालूंगा, जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जिनमें कोई पैटर्न नहीं बनाना पड़ रहा, जिनमें कोई चित्र नहीं बनाना पड़ रहा, कोई ड्राइंग नहीं करनी पड़ती, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस अगर आप अभी से माइंड में करना शुरू करोगे तो एग्जाम तक एकदम पक जाओगे, एकदम पक्के हुए होगे। और जब लास्ट का महीना आएगा ना, वो आपका जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं उनमें आपका जो स्कोर आ रहा है वो करता है मैटर कि यार मेरा अभी क्या स्कोर आ रहा है। अभी वाला स्कोर मैटर नहीं करता। अभी अगर आप अपने आप को इनोवेट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, माइंडली आप क्वेश्चन को करना चाह रहे हो, तो अभी से प्रैक्टिस करो और फिर एग्जाम में इंप्लीमेंट करो। कोई नहीं रोक पाएगा आपका, कभी भी बैड डे या बैड लक वर्ड नहीं आएगा आपकी लाइफ में। तो ये थोड़ा सा इनोवेट कर सकते हो अपनी मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो ये हमने बात की किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन को, और किस तरह से आपका तरीका रहना चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो रैंकिंग आती है, परसेंटाइल आते हैं। देखो अभी जैसा ही मैंने कहा कि अभी का स्कोर तो आपको जज करना ही नहीं है। अभी तो ये देखो मेरा 140 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, मैंने क्या कमियां छोड़ी है, कौन से टॉपिक छोड़े हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मेरे कम आ रहे हैं, वो टॉपिक नोट करो। 3-4 मॉक आपने दे लिए होंगे, या 10-15 देख लिए होंगे, 20 दे लिए होंगे, उनमें कॉमन पॉइंट्स ढूंढो कि आपका क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहा है। अलजेब्रा में गलत हो रहा है, ट्रिगो में गलत हो रहा है, या नंबर सिस्टम में गलत हो रहा है, परसेंटेज में गलत। टॉपिक लिखो ना वो, और नंबर वाइज लिखो। सबसे ज़्यादा जैसे मेरे मान लो अलजेब्रा में गलत हुए, 20 मॉक मैंने दिए, मेरे सबसे ज़्यादा अलजेब्रा में गलत हुए, फिर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में गलत हुए, फिर इसमें गलत हुए। अब आपको जनरली पता चल गया कि मेरे सबसे वीक पॉइंट टॉपिक जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी मुझे पता चल गए। अब अगर मुझे ये पता है ना, अगर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे वीक टॉपिक ये है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो होती है कि हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि हमारे कमजोर पॉइंट्स कहाँ हैं। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना इन चीज़ों को, आपको पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा दुकानदार और जो शॉपकीपर वाला है, शॉपकीपर और जो कस्टमर वाला है, वो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे बताओ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा मुझे बताओ कि भाई मेरा ये गलत क्वेश्चन गलत हो रहा है, सर कहाँ से इंप्रूव करूँ, मैं बताऊँगा, ठीक है। ग्रुप में डालो, किसी और दोस्तों से पूछो, अपना डाउट डालो उस क्वेश्चन के, किस तरह से आप कर रहे हो वो डालो कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, आप बताओ कोई तरीका। अपने ग्रुप में पूछो ना लोगों से, इतने अच्छे से लोग जुड़े हुए होंगे, तो उनसे पूछो, डिस्कस करो उन चीज़ों को। तो अपने वीक पॉइंट्स को डिस्कस करो, ढूंढो, पहली बात तो ढूंढो, है ना, सर्च करो, उसके बाद डिस्कस करो, उसके बाद डिस्कशन के बाद एनालाइज करो कि बाकी कैसे कर रहे थे और मैं कैसे कर रहा हूँ। 3 मेथड होते हैं ये, कि आप सर्च कर लो पहले अपनी कमियों को, फिर डिस्कस कर लो, फिर एनालाइज करो कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया था, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये दिक्कत है, ठीक है। यूट्यूब पे आप पर्टिकुलर उस टॉपिक की, उस चीज़ की जो आपकी कमी है उसको सर्च करके क्लास दे सकते हो दोबारा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अपने आप को अवेयरनेस होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं। कमियाँ नहीं पहचानोगे तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो पहले तो कमियाँ देखो, टॉपिक्स देखो कि मेरी यही वीक हो रहे हैं, यहाँ मेरी गलतियाँ हो रही है और यहाँ मुझे इंप्रूव करना है। आपको फिर जो भी इंप्रूवमेंट के लिए सही लगे, जैसे मान लो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो रहा है और उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप गलत नहीं हो रहा, कभी ये गलत हो रहा है, कभी दूसरा टाइप गलत हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रीवियस ईयर ये बुक उठाऊंगा, उसमें 400-500 जो भी क्वेश्चन है उनको लगा दूंगा सारे, फिर उसके बाद देखूंगा कि भाई अब मेरा क्वेश्चन गलत होता कि नहीं होता नेक्स्ट मॉक में। इसी तरह से जो भी आप मॉक दो उसमें से वीक पॉइंट्स निकालो, भाई ये वीक टॉपिक है, अगर एक ही जगह से गलत हो रहा है, मान लो शॉपकीपर वाले से गलत हो तो मैंने उसकी पर्टिकुलर क्लास देख ली, उसके क्वेश्चन लगा लिए। बट अगर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ही गड़बड़ चल रही है 2-3 मॉक से, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के सारे PYQ लगा दूंगा। उसके बाद मान लो दूसरा टॉपिक मेरा अलजेब्रा में दिक्कत हो रही है तो अलजेब्रा के सारे PYQ लगा दूंगा। तो जो भी मेरा टॉपिक वीक मुझे दिख रहा है उसके मैं PYQ लगाऊंगा, रिवीजन करूंगा उस टॉपिक का, PYQ लगाऊंगा, तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जस्ट अपने आप को पता होना चाहिए मेरा ये वीक पॉइंट है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस टॉपिक का रिवीजन कर देना है, इसके PYQ लगा देने। उसके बाद भी गलत हो रहा है तो आप डिस्कस करो, मुझे बताओ। अगर उसके बाद पहले रिवीजन करना, PYQ लगाना, उसके बाद थर्ड में ऑप्शन हो, आपके पास खाली बैठा हूँ, हमेशा आपके लिए बैठा हूँ, खाली दूसरों के लिए नहीं हूँ, मेरे पास खुद के लिए खाली टाइम नहीं है, बट आपके लिए हूँ। तो तीसरी बात आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो उसको, जिसको आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टा ID आपको दिख रही हुई, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। पहले बताना कि मैंने आपको वो वीडियो देखा था इसलिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, तब मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि वैसे तो भाई बहुत लोगों को मैसेज आते हैं, नहीं टाइम मिलता इतना, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है आपका मॉक अटेम्प्ट करने का। अब देखो परसेंटाइल और अभी रैंक तो आपको देखनी ही नहीं है, अभी तो आपको इंप्रूव करना है, और अपनी जो परसेंटाइल और रैंक है वो हमें देखनी है लास्ट के 2 महीने में। अभी काफ़ी टाइम है, अभी हमारा टाइम है कि इंप्रूवमेंट करने का। जो लोग बिगिनर है वो अभी से देखने लग जाएगी, सर मेरे तो 20,000 भी रैंक आ रही है, कहाँ सिलेक्शन, भाई नहीं होगा ना, आपको लगता नहीं होगा, अच्छा अभी के हिसाब से नहीं होगा, आपको ये लग गया तो करो ना तैयारी, अभी लगा दो दम, 10-12 घंटे 15 घंटे पढ़ो।
आपको लग रहा है ना अभी के हिसाब से नहीं हो रहा, बट 4 महीने बाद 8 महीने बाद के हिसाब से तो हो सकता है ना आपका सिलेक्शन। तो वो अभी एग्जाम तो 8 महीने बाद ही है, तो 8 महीने बाद का देखना है, मैं अभी का नहीं देखना। अभी सोचो अच्छा मेरा नहीं हो सकता तो मैं अब करूंगा ना तैयारी, और बढ़िया से करूंगा और अच्छे तरीके से करूंगा, PYQ लगाऊंगा, रिवीजन करूंगा। सिलेक्शन तो मुझे 8 महीने बाद लेना, अभी नहीं लेना। तो थोड़ा सा अपने आप पे काम करो। जो लोग आपसे अभी आ गए, मान लो किसी 170 आ रहे हैं, आपके 150 आ रहे हैं, देखो कि अच्छा इसके 170 आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना, मैं 8 महीने बाद देखता हूँ इसको, ये 4 महीने बाद देखता हूँ, 6 महीने बाद देखता हूँ, इसके 170 आ रहे हैं, मैं 180 लाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अप्रोच अच्छा लाओ, थोड़ा अप्रोच और माइंड सेटअप पॉजिटिविटी रखो कि यार मुझे सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मेरा स्कोर अच्छा है, आज 120 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो मुझे 6 महीने बाद किस तरह से 160, 170, 180 तक पहुंचना है मेहनत करके, एनालाइज करके, चीज़ों को, अपने वीक पॉइंट्स को पहचान के। तो ये ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि भाई मॉक टेस्ट में आपको ये चीज़ें देखनी है और पहचाननी है। मैंने ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें बताई है भाई, कि आप मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉक स्कोर बढ़ाना है तो कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, कौन सा बाद में कर सकते हो। परसेंटाइल क्या होती है? परसेंटाइल होती है कि 100 लोगों ने अगर आपका मॉक दिया है वो, तो उन 100 लोगों में से आपका स्थान कौन सा है। मान लो 100 में से आपकी परसेंटाइल आ रही है 85, तो इसका मतलब यह है कि आप 100 में से 85 लोगों से ऊपर हो, 84 लोगों से ऊपर हो। ठीक है, और मान लो 100 में से आपके 99 परसेंटाइल आ रही है, इसका मतलब है कि 100 में से आप 98 लोगों से ऊपर हो, 99। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताती है। तो जितनी परसेंटाइल हाई होगी उतना ही आपका दिखेगा भाई आप और टॉपर लिस्ट में जा रहे हो। और स्कोर जो है वो कुछ नहीं बताता, कभी भी अपने आप को स्कोर के बेस पे जज मत करो, क्योंकि कोई टेस्ट अगर इजी होगा तो आपका स्कोर हाई होगा, कोई टेस्ट अगर हार्ड होगा तो आपका स्कोर लो होगा। तो स्कोर कुछ नहीं बताएगा, स्कोर आपको बस ये बताता है कि आपका स्कोर इतना है इस टेस्ट में, पर्टिकुलर टेस्ट में। तो आपको ओवरऑल अगर अपना चेक करना है ना कि मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया, तो वो चेक करो परसेंटाइल से। और बाकी अभी रैंक से डरो मत, अभी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी रैंक दिख रही है, वो बहुत फास्टली चेंज होती है आपके बिहेवियर से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी प्रैक्टिस से, आपके रिवीजन से, तो काफ़ी चेंज हो जाएगी। अभी तो 6-8 महीने काफ़ी बड़ा बदलाव आने वाला है उसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको अभी अगर आप 1000 के अंडर में रैंक ला रहे हो तो एग्जाम में 1000 के अंडर में लाओगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी आप किस तरह से पढ़ रहे हो वो डिसाइड करेगा, लास्ट के 1-2 महीना जो बचेगा ना उसमें डिसाइड होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो अभी अच्छे से मॉक दो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको दिख रहा है। और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो। आपको बहुत अच्छी और जेन्युइन चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मैंने फॉलो की है, और एकदम जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ, और जो सच में करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करें, ताकि सबको एक अच्छी और चीज़ें देखने को, सुनने को मिले और समझ में आए कि हाँ यार मॉक टेस्ट इस तरह से देना होता है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी।